हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको वर्ण विचार पढ़ा चुकी हूँ। आज थोड़ा सी पुनरावृत्ति करा के अभ्यास कार्य कराना चाह रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, लेकिन साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और निरंतर मेरे साथ बने रहिए। बस यही इतना अनुरोध लेकर मैं हर दिन आपके पास आती हूँ और कि आप मेरे साथ बने रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज मैं सिर्फ वर्ण विचार की पुनरावृत्ति करा रही हूँ, पूरे वर्ण विचार की पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, वर्ण किसे कहते हैं। जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो करा रही हूँ। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की भाषा की सब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? वर्णों के लिखने का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला है। वर्णों के लिखने का व्यवस्थित क्रम जो है वो वर्णमाला है। फिर वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के दो भेद हैं। वर्णों के दो भेद हैं। भेदों के नाम बताएं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 11 स्वर, 33 व्यंजन। अगर आपको लगता है कि इसकी स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ताकि मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊं, कुछ जो छोटे छोटे क्लास में भी काम आ सकते हैं और आपको भी काम आ सकते हैं। तो इसको मैं रब करूंगी। स्वर के मुख्य भेद कितने हैं? स्वर के मुख्य भेद 3 हैं। नाम भी साथ में जोड़ती जा रही हूँ। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा
प्लुप्त स्वर। और संक्षेप में इसके दोहरा दूं कि हर्ष स्वर बोलने में बहुत थोड़ा समय लगता है। जितने स्वरों के बोलने का तरीका है उनमें हर्ष स्वर और दीर्घ है। यदि हम कहते हैं आ, तो अ में कम समय लगेगा और आ में ज़्यादा समय लगेगा। तो जितना कम से कम समय लगेगा वो सारे स्वर जितने होंगे वो हर्ष स्वर कहलाते हैं। और हर्ष स्वर से जितना दुगना समय लगेगा वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर से भी जो तिगुना समय, हर्ष स्वर से तिगुना समय लगेगा उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। संक्षेप में आप ऐसे याद रखिए। तो सबसे कम समय हर्ष में लगेगा, उससे ज़्यादा समय आपका दीर्घ स्वर में लगेगा और फिर प्लुप्त स्वर में लगेगा। तो जितने आपके स्वर हैं आप अगर इसका उदाहरण जानना चाहते हो तो जैसे आ लिखते हैं तो छोटे आ को इसमें डाल दीजिए और बड़े आ को इसमें डाल दीजिए। तो इसका उदाहरण ऐसे लिखते चले जाएंगे। और प्लुप्त के लिए ओम लिख दीजिए, क्योंकि ये जो एस बना था वो खींचने का भाव है। ओ, तो ये जो खींचने का भाव है ये आपका तिगुना समय लगाता है। तो ये प्लुप्त स्वर हो गया जो बीच में यहाँ लुप्त है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब व्यंजन की बात करूं, स्वर की मात्राएं पहले बता दूं। स्वर की मात्राएं कितनी होती है? तो 11 स्वर हैं, तो मात्राएं आपकी कितनी होंगी? मुख्य रूप से आ की लगेगी नहीं तो 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। स्वर की मात्राएं कितनी हैं? तो 11 स्वर टोटल होते हैं, आ की मात्रा लगती नहीं है, तो इसका 11 मात्राओं की जगह 10 मात्राएं जो मैंने आपको पढ़ाते समय बना के बताई हैं। फिर व्यंजन किसे कहते हैं? ध्वनियां जब मुख के किसी भी भाग से टकराती निकलती हैं तो उसे व्यंजन कहते हैं। सॉरी, कहते हैं। संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? तो संख्या इसकी जो है वो 33 है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या आप दोहराना चाहते हो तो दोहरा के देख लीजिए। तो मैं आगे बढ़ूंगी। अब व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन के मुख्य भेद, व्यंजन के 4 भेद हैं। व्यंजन के मुख्य भेद, मैं इसको रब कर दूं, मैं इसको रब करने चल रही हूं। व्यंजन के मुख्य कितने भेद हैं? ये पता नहीं बोर्ड को कुछ हो गया है या मेरे मार्कर को, इंक को समझ में नहीं आ रहा है। मैं लगातार उसमें इंक डाल रही हूँ, बोर्ड को साफ कर रही हूँ, फिर भी वो अच्छे से चल नहीं रहा है, इसलिए मुझे बोल बोल के लिखना पड़ रहा। व्यंजन के मुख्य कितने भेद हैं?
व्यंजन के मुख्य 4 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो संक्षेप में बता रही हूं, तो इसका बता दूं, क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन है। म तक उदाहरण दे रही हूं। अंतस्थ में य, र, ल और व है। ऊष्म में स, ख, श, ह है। संयुक्त में छ, त्र, य और प्र, श्री भी होता है। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मेरी आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसके उदाहरण को याद कर लीजिए कि क से म तक स्पर्श व्यंजन है, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, श, ख, श, ह ऊष्म व्यंजन है और छ, त्र, ज्ञ, श्री और स्र और प्र ये आपका संयुक्त व्यंजन है। अब आपको इतना बताने के बाद मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ दोहराते समय कि क प्लस श के योग से श बनता है, त प्लस र के योग से त्र बनता है, ज प्लस इ के योग से क्या बनता है, प प्लस र के योग से प्र बनता है, स प्लस र के योग से स्र बनता है। तो संक्षिप्त रिवीजन कर रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट या कुछ ऐसा रख लीजिए जो विभिन्न परीक्षाओं में आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। और कक्षा 6 से और 12 तक के बच्चों को तो इसकी जरूरत लगती ही रहती है, तो उन्हें भी आराम हो जाएगा। वर्ण विच्छेद करना होगा तो सबसे ज्यादा आराम मिलेगा। किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद आएगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। उसके बाद इसको रब करती हूँ। व्यंजन के विभाजन के अन्य आधार कितने हैं? व्यंजन के विभाजन के 2 आधार हैं। पहला स्वर तंत्र के आधार पर, दूसरा प्राण तंत्र के आधार पर। अब स्वर तंत्र के आधार पर कितने भेद हैं? स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, सघोष ध्वनियां और अघोष ध्वनियां। सघोष और दूसरा अघोष। सघोष और अघोष, तो ये हो गया
अब सघोष और अघोष ध्वनियों का उदाहरण दें। पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पहला दूसरा, तीसरा चौथा पांचवा सघोष ध्वनियां होती हैं। अब आप क्या करिए, मैंने तो ये लिख दिया है, आप उदाहरण में क ख को अघोष में डालिए और ग घ अंगा को सघोष में डालिए। इसी तरह प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण को अघोष में डालिए और तीसरे चौथे पांचवे को आप सघोष में डालिए। तो आपको इसका उदाहरण चाहिए तो खुद से भी लिख सकते हैं। तो ये मैं यहाँ तक मैंने बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। मैं 2 पल आपका इंतजार कर लेती हूँ। और फिर रफ करती हूँ। प्राण तंत्र के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है तथा दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ये भी मैंने साथ में इसलिए लिख दिया कि प्रश्न बना के लिखो, उससे अच्छा है कि आपको ये बता दूं। तो मैंने रिवीजन आपको लगभग करा दिया। रह गया अयोग वार के कौन कौन से वर्ण हैं। अयोग वार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अन, आह, अनुस्वार, तो आना नहीं समझ पाएंगे आप। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये लिख के तब मैं बनाती हूँ। अन,
अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तीनों चिन्ह भी बना दे रहे हैं, जो कि न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि पुनरावृत्ति को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी तो उचित नहीं है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा खींच करके 5 मिनट और बढ़ा करके उसको पूरा रिवीजन करा दिया है। आप इन प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ को आप संक्षेप में समझ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ हमेशा वीडियो में। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।